जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी अखिलेश की मुलायम वाली पॉलिटिक्स की, क्योंकि डिंपल की जीत फिक्स करने के लिए अखिलेश ने अपनी रणनीति बदल ली है, लेकिन भाजपा अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है, जो कह रही है मैनपुरी की पिच आजमगढ़ से भी आसान है। और अब भाजपा ने सपा को प्रधानी बचाने की चुनौती दे दी है, जिसका साफ मतलब है कि सपा के लिए इस बार मैनपुरी आसान नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच आजम खान का बदलापुर भी जारी है, क्योंकि 3 दिन पहले भाजपा ने उनका एक विकेट गिराया था, लेकिन अब आजम ने हिसाब बराबर कर लिया है। वहीं खतौली के दंगल में दावे पर दावे हो रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। तो कहीं मत जाइए, बन रही हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात मैनपुरी की महाभारत की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव के सामने जहां अपने इस गढ़ को बचाने की चुनौती है, वहीं अपनी पत्नी की जीत फिक्स करने की भी चुनौती है। और यही वजह है कि अखिलेश ने अपनी रणनीति बदल ली है। वो घर घर जाकर वोट तो मांग रहे हैं, साथ ही अपने वोट को यादव मुस्लिम से आगे बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश की ये रणनीति काम करेगी? अखिलेश की मुलायम पॉलिटिक्स, क्या डिंपल कर पाएंगी जीत फिक्स? MY समीकरण से आगे की सोच, दलित वोट पर साइकिल की चोट। विरासत बचाने की लड़ाई, मैनपुरी में सियासत हाई। जब से मैनपुरी में चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, अखिलेश यादव ने मैनपुरी में खूंटा गाड़ दिया है। पत्नी डिंपल को जिताने के लिए अखिलेश एक एक वोट को सेट करने में जुटे हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सैनिक प्रकोष्ठ के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक का मकसद मैनपुरी से जुड़े फौजी परिवार को साधना था, क्योंकि अखिलेश जहां जा रहे हैं सैनिकों को लेकर किए नेताजी के काम का जिक्र जरूर कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर के लिए जब जाने का उनका कार्यक्रम बना तो बहुत सारे अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि सियाचिन ठंड का इलाका है, अगर आप अपने पहनावे को पहन करके जाएंगे तो हो सकता है सर्दी लग जाए, आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद भी नेताजी नहीं माने। और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे और फौज के लोग जो इस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम को, जानते होंगे कैसा मौसम। फौजी लोगों के लिए आदरणीय नेताजी का जब वो देश के रक्षा मंत्री थे तो बड़ा योगदान था। और देश के सैनिक, देश के फौजी, देश के भूतपूर्व सैनिक आज भी नेताजी के योगदान को याद करते हैं। संयोग है कि जो हमारी उम्मीदवार हैं आदरणीय डिंपल यादव जी, वो स्वयं फौजी परिवार के फौजी पिता की बेटी हैं। तो स्वाभाविक है फौजी लोगों का एक झुकाव, जहाँ नेताजी का योगदान है, जहाँ उनका पारिवारिक जो फौज की जो अपनी एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट सब चीज़ें मैच कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मैनपुरी में सपा की जीत के लिए मुलायम सिंह यादव का नाम ही काफी है? क्योंकि जब से मैनपुरी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, समाजवादी पार्टी ने मुलायम के नाम को अपना कवच बना लिया। हर मंच से, हर मचान से, हर गली से, हर मोहल्ले से मुलायम के नाम की लक्ष्मण रेखा खींची जा रही। खुद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल ली है। किसी को उनमें मुलायम नजर आ रहे तो कोई मैनपुरी को नेताजी का अभेद किला बता रहा। अरे देखिए, आने दीजिए इन बातों का, समाजवादियों पे कोई फर्क नहीं है। शायद आपको मैनपुरी के बारे में अंदाज कम है। मैनपुरी में समाजवादियों को घेरने के लिए जाने कौन कौन लोग उतर चुके हैं, लेकिन कभी कोई नेताजी के इस अवैध दुर्ग को भेद नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के लोगों का लगातार नेताजी के प्रति एक समर्थन रहा। नेताजी का लगातार समर्पण यहाँ के लोगों के प्रति रहा, और उसका परिणाम है कि कभी कोई भेद नहीं पाया। और इस चुनाव में, चूँकि चुनाव ऑलरेडी नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे आदरणीय डिंपल जी को अपना वोट ना दे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके एक के बाद एक किलों पर लगातार कब्जा कर रही है। और यही वजह है अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन के वक्त वाले दिन से पूरी तरह से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही डेरा डाल दिया है। पूरा सैफई कुनबा जुटा हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम बड़े जो कहा जाए नेता हैं, पिछले सरकारों में, समाजवादी सरकारों में जो मंत्री रहे हैं, वो लगातार
जनता के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुलायम की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने न सिर्फ अपनी रणनीति बदली है बल्कि अपनी सोच भी बदल दी है। अखिलेश यादव की नजर यादव मुस्लिम के साथ साथ मैनपुरी के दलित वोट पर भी है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने डिम्पल यादव के पहले कार्यालय का फीता दलित समाज से आने वाली राजकुमारी रावत से कटवाया। अखिलेश ने ऐसा करके एक तीर से कई निशाने साधे, क्योंकि मैनपुरी में करीब 2 लाख दलित वोटर हैं, जो जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, एमवाई का नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ सातों जात के लोग होंगे, 36 बिरादरी के लोग होंगे, और इस चुनाव में यहाँ की सातों जात और 36 बिरादरी एक तरफा नेताजी के साथ रही है और इस चुनाव में भी है। एमवाई सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन भाजपा की एक आदत है, वो जिस राज्य में जाती है उस राज्य में अगर कोई बड़ी डोमिनेट कम्युनिटी हो उसके खिलाफ काम करती है। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल भी बहू डिम्पल की जीत के लिए समर्थन में जुटे हैं। सपा को लोकदल का भी समर्थन मिल गया है। बताया जा रहा है कि समर्थन की स्क्रिप्ट शिवपाल यादव ने ही लिखी, जिनकी फोन पर लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह से बात हुई थी। मतलब न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल यादव डिम्पल के लिए रिस्क फ्री लड़ाई बनाने में लगे हैं। लेकिन सवाल शिवपाल और अखिलेश के समझौते का है, क्योंकि 6 साल में ये चौथी बार है जब दोनों साथ आए हैं। लेकिन अब मुलायम के समधी और भाजपा के नेता हरिओम यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी, जिनकी माने तो मैनपुरी का चुनाव खत्म होने के बाद शिवपाल को फिर से धोखा ही मिलेगा। जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ। अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, तो धोखा फिर मिलेगा उनको। अब शिवपाल और अखिलेश के समझौते का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो एक बात साफ है वो ये, मैनपुरी में पिछले 3 दशक से सपा का एक छत्र राज रहा। उसे बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है। वो नहीं चाहती कि नेताजी की विरासत इतिहास बन जाए। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश डिम्पल को जिताने के लिए रणनीति पर रणनीति बदल रहे हैं, वहीं भाजपा अखिलेश यादव को चुनौती दे रही है कि आने वाले वक्त में सपा मैनपुरी तो क्या प्रधानी भी नहीं बचा पाएगी। ये बात आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कही। लेकिन एक सच ये भी है कि मैनपुरी भाजपा के लिए एक ऐसी पहेली है जो अभी तक अनसुलझी है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, ये सीट सपा का ही विजय तिलक करती रही। भाजपा के चौधरी का संदेश, प्रधानी भी नहीं बचा पाएंगे अखिलेश। अब स्थिति समस्या ऐसी आ जाएगी कि प्रधानी के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या बदल जाएगी मैनपुरी की सियासी हवा 5 दिसंबर के बाद, लाल या भगवा? कि हमारी सीट है, हमारे परिवार की सीट है, हमारी संपत्ति है, हमारा गढ़ है, तो भाई बहनों अब कोई किसी का गढ़ नहीं। रामपुर, आजमगढ़ और गोला की जंग जीतने के बाद भाजपा फुल फॉर्म में है और अब उसका अगला लक्ष्य मैनपुरी है, जिसे भेदने के लिए भाजपा ने अपने बड़े बड़े महारथियों की फौज जमीन पर उतार दी है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये कहकर समाजवादी खेमे में खलबली मचा दी कि मैनपुरी किसी का गढ़ नहीं, और अगर किसी को ये भ्रम है तो इस भ्रम को इस बार तोड़ दिया जाएगा। जो भ्रम को लेके लोग घूम रहे हैं कि हमारी सीट है, हमारे परिवार की सीट है, हमारी संपत्ति है, हमारा गढ़ है, तो भाइयों बहनों अब कोई किसी का गढ़ नहीं। अब सारा देश प्रदेश भाजपा का गढ़ है। हमने आजमगढ़ भी जीत ली, रामपुर भी जीत ली, कोई सीट बचा नहीं है और हमें संकल्प लेकर इस विषय को आगे बढ़ाना है। भूपेंद्र चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैनपुरी तो दूर, सपा आने वाले वक्त में प्रधानी का चुनाव जीतने तक के लिए तरस जाएगी। अमुक क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अमुक क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, लेकिन भाइयों बहनों अब किसी का कोई गढ़ नहीं। और आप देख रहे होंगे लोग, जैसा बहन जी कह रही थी कि प्रधानी तक समेटना है, तो प्रधानी की भी चुनौती मिलेगी निश्चित रूप से। प्रधानी लड़ने में भी अब स्थिति समस्या ऐसी आ जाएगी कि प्रधानी के भी लाले पड़ जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र चौधरी ने जसवंत नगर में कहा कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये उनका गढ़ है, उनका किला है। ये भ्रम जल्द ही जनता तोड़ने वाली है। तो कुल मिला के एक के बाद एक दुर्ग भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से छीन लिए हैं। आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जाए कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि मैनपुरी लोकसभा जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, बीजेपी का ये मानना है कि अगर इस पर मजबूती से रणनीति तैयार करके जनता तक पहुंच बना ली जाए तो ये किला भी ज़रूर समाजवादी पार्टी से छीन लिया जाएगा। इधर भूपेंद्र चौधरी गरज रहे थे तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरस रहे थे, जिनकी माने तो मैनपुरी में सिर्फ नेताजी का सम्मान था, लेकिन अब मैनपुरी पर भाजपा का कब्जा होगा। नहीं, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं। मतलब मैनपुरी तो हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा से ज्यादा अनुकूल सीट है। तो पहले क्यों नहीं सर जीते इस बार? नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो सम्मान का भाव रखता था। उनके खिलाफ प्रचार करने बताइए 2014 में प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, 19 के चुनाव में नहीं गए, 95,000 वोटों से 95,000 वोटों से जीते थे। गौरतलब है कि मैनपुरी में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ केंद्र के मंत्री बल्कि यूपी सरकार के कई मंत्री मैनपुरी में डेरा जमा चुके हैं। इस बार विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंची उड़ान ले रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जनता यहाँ से सपा मुक्त क्षेत्र चाहती है। अब सपा अकेली चुनाव लड़ रही है और भाजपा के साथ हर कौम चुनाव लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम इस बार फहराएगा। यहाँ पर भाजपा के लिए मैनपुरी एक ऐसी पहेली है जो आज तक अनसुलझी है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई ये सीट सपा का ही विजय तिलक करती रही। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या भाजपा मैनपुरी में सपा को रोक पाएगी या फिर मैनपुरी हमेशा की तरह भाजपा के लिए अनसुलझी पहेली रह जाएगी। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब बात आजम का बदलापुर खतौली में दावेदारी पुल, क्योंकि मैनपुरी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हो रही है, जहां आजम खान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस सीट पर पिछले लंबे समय से उनका कब्जा रहा वो अब दांव पर लगी है। लेकिन आज आजम ने भाजपा के साथ एक हिसाब पूरा कर दिया, क्योंकि 2 दिन पहले भाजपा ने आजम का एक विकेट गिराया था, लेकिन आज बारी आजम खान की थी। वहीं खतौली में भाजपा का रथ रोकने के लिए सपा और रालोद ने पूरी ताकत झोंक दी। आजम ने तोड़ा मौन, रामपुर का राजा कौन? पश्चिम में कौन जीतेगा जंग? खतौली की जनता किसके संग? मैनपुरी अगर उपचुनाव का केंद्र है तो रामपुर इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, जहां आजम खान की साख फिर एक बार दांव पर लगी है, क्योंकि अगर इस बार आजम खान रामपुर हार गए तो उनकी राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और ये बात आजम खान को पता है। यही वजह है कि अपने गढ़ को बचाने के लिए आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। और उन लोगों पर यकीनन हैरत करेंगी जिनके अंदर बर्दाश्त की हद तक होगी। क्योंकि बुधवार को आजम खान जब मीडिया के सामने आए तो अपने ऊपर हुए जुल्म का जिक्र कई बार किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार आजम का इमोशनल कार्ड काम करेगा? क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब आजम खान जेल में थे और जेल में रहते हुए ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीत लिया था। आजम खान ने कहा कि जुल्म करने वालों और जुल्म सहने वालों दोनों को आने वाला ज़माना याद रखेगा। आजम खान ने हाथ का इशारा करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं से कहा कि इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना है। आजम खान कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे और आज से ऐसा लगा जब उन्होंने कुछ नेताओं को समाजवादी पार्टी में भी ज्वाइन कराया कि आजम खान ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन इस बार आजम खान
न सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल रहे बल्कि भाजपा की सेंधमारी का जवाब सेंधमारी से दे रहे, क्योंकि बुधवार को आजम खान ने कई नेताओं को सपा में शामिल कराया, जिसमें कई नेता भाजपा छोड़कर आए थे। जानकार इसे पलटवार के रूप में देख रहे, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब रामपुर पहुंचे थे तब उन्होंने आजम के करीबी फसाहत अली खान को भाजपा में शामिल कराया था। उनसे ये पूछिए कि वो लोग कहाँ के हैं, उनसे पूछिए कि ऐसा कीजिए कि नागालैंड से बुलवा के ज्वाइन करवाइए या और श्रीलंका से लाके ज्वाइन करवाइए। ये सब बेकार की बातें हैं। अब सूरज डूब चुका है, नए सवेरे का इंतज़ार है। चुनाव का बेहतरीन माहौल है। मैंने बार बार कहा ये आज़म खान साहब का शहर है, उनके 50 साल की आधी सदी की लोगों की मोहब्बतें हैं जो उन्होंने यहाँ काम किया है। इस सीट के ऊपर हमेशा लोगों ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया है, इस बार भी देंगे। मतलब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, रामपुर की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही। और कुछ ऐसा ही हाल खतौली का है, जहां भाजपा की साख दांव पर है, क्योंकि पिछली बार ये सीट भाजपा के विक्रम सैनी ने जीती थी, लेकिन आजम खान की तरह उनकी भी सदस्यता चली गई और अब खतौली में सपा और रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती दे रहे। नतीजे तो किसी भविष्यवक्ता से पूछो या उन भाजपा के बड़बोले लोगों से पूछो जो दावे करते हैं। अभी तो चुनाव है और एक तरफा चुनाव है, इतना कहा जा सकता। अच्छा, एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा चुनाव। खतौली विधानसभा का चुनाव लगभग बदल चुका है। खतौली विधानसभा की सम्मानित जनता ये तय कर चुकी है कि वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि खतौली की सम्मानित जनता हमारी बात सुनेगी और 5 दिसंबर को एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी, राष्ट्रीय लोकदल की जीत होगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज खतौली के रण में डेरा डाले हैं और राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी भी अपने विधायकों के साथ मोर्चा संभाले हैं। सियासी तर्कश से हर रोज मुद्दों के तीर छोड़े जा रहे हैं जो माहौल में हर रोज सियासी तपिश बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि खतौली की जनता किसका विजय तिलक करेगी और किसको रणभूमि से बाहर करेगी। लेकिन इतना साफ है कि खतौली के नतीजे प्रत्याशी और उसकी पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में कद जरूर तय करेंगे। जानकार इस उपचुनाव में 24 का भविष्य देख रहे, लेकिन इससे न सिर्फ अखिलेश यादव की रणनीति का पता लगेगा बल्कि सपा और रालोद के गठबंधन का भविष्य भी तय होगा। अब सबकी निगाहें 5 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं, जब जनता अपने वोट से मैदान में उतरे एक एक प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेगी। रामपुर से उबैदुर रहमान और खतौली से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात गुजरात में योगी का चौका, यूपी मॉडल फिर दिलाएगा मौका, क्योंकि गुजरात चुनाव में सीएम योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज फिर सीएम योगी गुजरात में थे, जहां उन्होंने 4 रैलियां की। हर रैली में योगी को सुनने के लिए भीड़ उमड़ी थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भीड़ रैली में आई वो क्या वोट में तब्दील होगी। कांग्रेस के समय में गुजरात रहा हो या देश रहा हो, पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आया। विकास का एक मॉडल बना है, सुरक्षा का एक मॉडल बना है। गुजरात में सीएम योगी का जादू, रैली में भीड़ बेकाबू। कांग्रेस पर जमकर गरजे योगी, क्या भाजपा की विजय होगी? ये 6 दिन में तीसरी बार था जब सीएम योगी गुजरात की पिच पर भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे थे और जनता पर उनका जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। बुधवार को सीएम योगी ने गुजरात में 4 रैली की। हर रैली में उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। जब देश की राजनीति को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने, परिवारवाद की राजनीति ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, तो देश के अंदर राजनीति में विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में गुजरात की ही माटी ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में दे करके भारत को यशस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया। योगी भाजपा को जिताने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो गुजरात की जनता को पसंद है, क्योंकि सीएम योगी ने अपनी रैली की शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के साथ की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी गुजरात में भाजपा के लिए बड़ा फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि गुजरात में पिछले 2 दशक से भाजपा का एक छत्र राज है, लेकिन इस बार उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है।
यही वजह है कि गुजरात में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया है। अब तक सीएम योगी गुजरात में 10 रैली कर चुके हैं। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में योगी और भी कई रैली कर सकते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। वैसे सीएम योगी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुजरात से पहले ये डिमांड हिमाचल प्रदेश में भी देखी गई थी, जहां सीएम योगी ने 16 रैलियां की थी। मतलब एकदम साफ है, भाजपा के लिए योगी एक ब्रांड बनते जा रहे, क्योंकि अगर इस बार हिमाचल और गुजरात में भाजपा की सरकार रिपीट हुई तो उसमें एक बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की भी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ऑपरेशन अंधाधुंध की, क्योंकि कानपुर में सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई है जहां भगवान के घर में अंधेरा हो गया, क्योंकि 6 लोगों ने मोतियाबिंद का इलाज कराया लेकिन आंखों की रोशनी। सिस्टम की लापरवाही, बुजुर्गों ने आंखों की रोशनी गंवाई। मोतियाबिंद का इलाज बन गया जिंदगी भर का अंधेरा। सिस्टम जब लापरवाह होता है तो हंसती खेलती जिंदगी में अंधेरा भर देता है, जैसा इन बुजुर्गों की जिंदगी में भर दिया। क्योंकि इन लोगों को मोतियाबिंद हुआ था, लेकिन जिस अस्पताल में इलाज कराया उसने इनकी पूरी रोशनी छीन ली और पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। वही सिस्टम लीपापोती में जुटा है। सादे अस्पताल जो है इस समय आप देख सकते हैं, इसमें ताला बंद किया गया है। यहाँ पे अधिकारी अभी पहुंचे थे कुछ देर बाद, जो उन्होंने यहाँ पे बंद किया है और उसके बाद अस्पताल जो है बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 6 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के बाद जब ये मामला प्रकाश में आया तो अधिकारियों को इसकी जांच सौंपी गई है। फिलहाल जो अधिकारी हैं उन्होंने इस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है उसको निलंबित कर दिया गया है जब तक कि जांच पूरी नहीं होती। अधिकारियों को साफ कहना है कि जब जांच होगी उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि आनन फानन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटल आराध्या नर्सिंग होम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। सीएमओ ने जांच के लिए टीम भी बना दी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये लापरवाही हुई कैसे। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने अस्पताल की तो जांच कर ली जहां ऑपरेशन हुआ है। अब उनका जो है मरीजों की एक्सपर्ट जांच के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर परवेज खान है, डॉक्टर शालिनी मोहन, उनके द्वारा जांच करवा रहे हैं। आखिर कारण क्या है जिस वजह से आंखें इनकी खराब हो गई, जानने की वजह। वहीं पता चला है कि आराध्या आई हॉस्पिटल में अक्सर आई कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। इसका फंड सरकार से मिलता है और जिस कैंप में 6 बुजुर्गों की रोशनी गई, वो कैंप भी सीएमओ की अनुमति के आधार पर ही डीबीसीएस योजना के तहत लगाया गया था। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने और कुछ लोगों पर गाज गिराने से काम पूरा हो जाएगा या फिर इन बुजुर्गों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इनमें से 4 लोगों की आंखें सड़ चुकी हैं और अब सिर्फ 2 के लिए उम्मीद बची है। लेकिन इस घटना ने पूरे सिस्टम की कलाई खोल दी। कानपुर से नीरज अवस्थी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।